साथ बदलते भारत की शान। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर T3, जज्बा नया, जीत नई। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। केंद्रीय कृषि मंत्रालय 17 और 18 अक्टूबर को 2 दिवसीय कार्यक्रम का करेगा आयोजन। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कार्यक्रम में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगली किस्त करेंगे जारी। कृषि के क्षेत्र में और स्टार्टअप को आने से किसानों को मिलेगा फायदा। कृषि मंत्रालय एक राष्ट्र एक उर्वरक कार्यक्रम का भी करेगा शुरुआत। उड़ीसा कटक के राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में ICAR क्षेत्रीय समिति द्वितीय की बैठक की गई आयोजित। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने उद्घाटन सत्र को किया संबोधित। कहा कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए कृषि क्षेत्र में बनना होगा आत्मनिर्भर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के नाम जारी किया संदेश। कहा कि रबी फसल की बोवनी के लिए पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध। किसान भाई अफवाहों पर ना दें ध्यान। उर्वरक आपूर्ति में गड़बड़ करने वालों पर होगी कठोरतम कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में बीते दिनों हुई बारिश से नदियां उफान पर। 18 जिलों के 1370 गांव बाढ़ के पानी से प्रभावित। तमिलनाडु और कर्नाटक में अगले 2 से 3 दिनों तक तेज बारिश की आशंका। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्रालय 17 और 18 अक्टूबर को 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान सम्मान निधि की अगली किस्त में किसानों के खातों में 16,000 करोड़ रुपए भेजेंगे। सत्रह और 18 अक्टूबर को कृषि मंत्रालय 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। 17 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 16,000 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खातों में अंतरित करेंगे। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि के स्टार्टअप सम्मेलन का उद्घाटन किया जाएगा। 2014 के बाद से देश में स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कृषि के क्षेत्र में और स्टार्ट के आने से किसानों को फायदा मिलेगा। साथ साथ कृषि के विकास में स्टार्ट अहम रोल अदा करेगा। 2014 में जब हम लोग आए थे तब लगभग 80 और 100 स्टार्टअप्स हुआ करते थे। आज लगभग 2000 स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं। इन स्टार्टअप्स को 5 लाख से 25 लाख तक की समर्थन भी दिया जाता है और हमारी कोशिश है कि आने वाले कल में ये स्टार्टअप्स की संख्या 10,000 हो। कृषि के क्षेत्र में जो चुनौतियां हैं उनका समाधान हम कर सकें। इस दृष्टि से स्टार्टअप्स कॉन्क्लेव का शुभारंभ भी माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होगा। तोमर ने कहा कि देश में कृषि के तीव्र गति से विकास के लिए कृषि मंत्रालय एक राष्ट्र एक उर्वरक कार्यक्रम की शुरुआत करेगा। इसके अलावा पीएम किसान समृद्धि केंद्र की शुरुआत देश के कई जगहों पर की जाएगी। किसानों की मदद के लिए कृषि मंत्रालय ई पत्रिका भी लॉन्च करेगा।
के माध्यम से भी एक बहुत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम, एक राष्ट्र एक उर्वरक, शुरू किया जा रहा है। फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम से जहां एक और किसानों को सुविधा बढ़ेगी, वहीं कामकाज में ट्रांसपेरेंसी भी आएगी और एक रूपता भी बढ़ेगी। 17 अक्टूबर को ही उर्वरक मंत्रालय द्वारा देश के 600 जिला स्थानों पर प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र, जिसका शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न किया जाएगा। और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को कोयंबटूर में नारियल खेती से जुड़े किसानों के सम्मेलन को संबोधित किया। तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार देश में नारियल की खेती को बढ़ावा देने के लिए नारियल समुदाय से जुड़े किसानों को हर संभव सहायता प्रदान करती रहेगी। पिछले कुछ वर्षों में अनुसंधान विकास के क्षेत्र में जो प्रयास किए गए हैं, उनके फलस्वरूप खेती और प्रसंस्करण क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकियां विकसित हुई हैं। देश में नारियल आधारित उद्योग की संख्या में वृद्धि के साथ ही बाजार में नए उत्पाद तथा रोजगार के कई अवसर भी बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इसीलिए इसे मजबूत बनाना, आगे बढ़ाना और किसानों के लिए मुनाफे की खेती सुनिश्चित करना केंद्र एवं राज्य सरकार का दायित्व है। कृषि अर्थव्यवस्था में नारियल की खेती का योगदान काफी महत्वपूर्ण है। नारियल की खेती में भारत अग्रणी है और दुनिया के तीसरे बड़े उत्पादों में से एक है। देश में नारियल के अधीन क्षेत्र का 21% उत्पादन का 26% तमिलनाडु का योगदान है। नारियल प्रसंस्करण गतिविधियों में तमिलनाडु पहले नंबर पर है और नारियल खेतीगत क्षेत्र की दृष्टि से कोयंबटूर प्रथम है, जहां 88,467 हेक्टेयर क्षेत्र में नारियल की खेती हो रही है। तोमर ने कहा कि यहां के लोग नारियल क्षेत्र के विकास और कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह को शामिल करते हुए कटक, ओडिशा में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में ICAR क्षेत्रीय समिति द्वितीय की बैठक आयोजित की गई। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने उद्घाटन सत्र को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि हमारी अनुसंधान और विकास गतिविधियों को तेज करने और ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि ये जमीनी स्तर पर हमारे किसानों तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए हमें उनके ऋण का बोझ कम करने, विकसित बीज उपलब्ध कराने, बाजार संपर्क और भंडारण सुविधाएं बनाने की आवश्यकताएं हैं। प्राकृतिक खेती के महत्व पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि रसायन और उर्वरकों पर आधारित खेती में बदलाव की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी को हमारे किसानों तक पहुंचाने की आवश्यकता है। केवल शोध से ही यह कार्य पूरा नहीं किया जा सकता। अनुसंधान द्वारा प्राप्त अंतिम उत्पाद को किसान तक पहुंचाने की आवश्यकता है। कैलाश चौधरी ने कहा कि कृषि में आत्मनिर्भर होना आवश्यक है, तभी भारत आत्मनिर्भर बन सकेगा। उन्होंने प्रतिभागियों को बधाई देते हुए कहा है कि बैठक के परिणाम निश्चित रूप से हमारे कृषि क्षेत्र की मदद करने में एक लंबा सफर तय करेंगे। और आगे बढ़ते हैं, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के नाम जारी संदेश में कहा है कि रबी फसल की बोवनी के लिए पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध है। किसान भाई अफवाहों पर ध्यान न दें, खाद की कोई कमी नहीं है। यूरिया, DAP, पोटाश, NPK कॉम्प्लेक्स और SSP उर्वरकों का भंडार उपलब्ध है। किसान भाइयों को उर्वरक की जितनी आवश्यकता है वह उतना उर्वरक लें। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को कहा कि उर्वरक आपूर्ति की लगातार समीक्षा की जा रही है। राज्य सरकार किसी भी स्थिति में उर्वरक की कमी नहीं होने देगी। यदि कोई गड़बड़ी होती है कि जैसे कोई अधिक मूल्य में उर्वरक देता है तो इसकी सूचना दूरभाष क्रमांक
07552678 पर दी जाए। किसानों की परेशानी तत्काल दूर की जाएगी और दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। समय पर पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध कराना राज्य सरकार का कर्तव्य है। उर्वरक की उपलब्धता में भारत सरकार का निरंतर सहयोग प्राप्त हो रहा है। चिंता की आवश्यकता नहीं है। चौहान ने कहा कि असमय वर्षा से कई जगह खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है। किसानों की समस्याओं की राज्य सरकार को जानकारी है। फसल खराब होने का प्रभाव कृषकों के जीवन और बच्चों के भविष्य तक पर पड़ता है। किसानों की तकलीफों को देखते हुए फसलों के सर्वे के निर्देश दिए जा चुके हैं और क्षति के आकलन के आधार पर राहत की राशि दी जाएगी। साथ ही फसल बीमा योजना का लाभ भी दिलाया जाएगा। जिन किसानों की फसल खराब हुई है उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सबको संकट से उभारा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को राष्ट्रीय महिला किसान दिवस पर माताओं और बहनों को हार्दिक बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि आप ही अन्नपूर्णा और आप ही अन्नदाता हैं। मुख्यमंत्री चौहान ने ट्वीट करते हुए कहा कि भारतीय कृषि का सशक्त आधार माताओं बहनों को राष्ट्रीय महिला किसान दिवस की हार्दिक बधाई। आप ही अन्नपूर्णा और आप ही अन्नदाता हैं। अन्न रूपी मूल्य धन से प्रदेश और देश के भंडार को समृद्ध करने वाली समस्त कृषक माताओं बहनों के प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूं। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने योगी कैबिनेट में लिए गए फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि धान खरीद के लिए सहकारिता विभाग के नियंत्रण में आने वाली संस्थाओं को ऋण दिलाने के लिए 4,800 करोड़ रुपए की गारंटी को मंजूरी दी गई है। 22-23 में मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत धान क्रय हेतु सहकारिता विभाग के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव फेडरेशन तथा उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड को राष्ट्रीयकृत बैंकों से अल्पकालिक ऋण लिए जाने की शासकीय गारंटी देने का फैसला किया है, जिसके अंतर्गत पीसीएफ को 4,000 करोड़ रुपए तक की गारंटी और पीसीयू को 800 करोड़ रुपए के, क्योंकि उनको वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता होगी तो उसको धनराशि की व्यवस्था हो सके, इस दृष्टि से ये शासकीय गारंटी दिए जाने का फैसला हुआ है। बैंकों से जो प्राप्त होगा वो सिर्फ जो है वो धान खरीद के क्रय के लिए ही वो लगाएंगे, उसको किसी अन्य वाणिज्यिक क्रियाकलाप के भीतर उस गारंटी को वो नहीं लगा सकेंगे। यह उनके ऊपर शर्त अधिरोपित की गई है। इन धनराशि को वापस किए जाने की जिम्मेदारी भी उनके ऊपर होगी। ये ऋण जो है वो 4 माह तक के लिए राज्य सरकार ने गारंटी लिया है। राज्य सरकार चाहेगी कि वो मितव्यता के आधार पर जो है वो समय से धनराशि को वो भुगतान बैंकों को करें, ये सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वर्ष 2022-23 में कॉमन श्रेणी के धान के लिए 2,040 रुपए प्रति क्विंटल और ग्रेड ए के लिए 2,060 रुपए प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी निर्धारित किया गया है। 4,000 क्रय केंद्रों के माध्यम से 2 चरणों में धान खरीदा जाएगा। 2022-23 में धान के समर्थन मूल्य पर क्रय करने का राज्य सरकार ने निर्णय लिया है। इस साल धान का क्रय कॉमन श्रेणी के धान को 2,040 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से और ग्रेड ए हेतु 2,060 रुपये प्रति क्विंटल के आधार पर निर्धारित किया गया है। ये धान के क्रय केंद्र लखनऊ संभाग के 3 जिले हरदोई, लखीमपुर, सीतापुर तथा बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़, झांसी मंडल के जो आने वाले जनपद हैं वहां पर 1 अक्टूबर 2022 से 31 जनवरी 2023 तक धान का क्रय किया जाएगा। इसी प्रकार से 1 नवंबर 2022 से 28 फरवरी 2023 तक 2 चरणों में होगा। कुछ क्षेत्रों के भीतर जो है वो 1 महीने बाद 1 नवंबर से प्रारंभ होगा। योगी कैबिनेट ने बृहस्पतिवार को प्राकृतिक खेती बोर्ड के गठन को हरी झंडी दी। बोर्ड के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। प्रदेश में इस योजना पर अब तेजी से काम शुरू हो सकेगा। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि प्रदेश सरकार लगातार प्राकृतिक खेती के लिए किसानों को जागरूक कर रही है।
और योगी कैबिनेट ने प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर मक्का और बाजरा खरीदने की मंजूरी दे दी है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के मुताबिक वर्ष 2023 अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। सरकार इसकी तैयारियों में जुट गई है। मिलेट वर्ष 2023 के परिप्रेक्ष्य में इस बात का निर्णय किया है कि हम मक्के और बाजरे की खरीद भी इस खरीद के मौसम में हम उसकी भी खरीद करेंगे और इस दृष्टि से मक्के का जो MSP का रेट 1962 रुपए प्रति कुंतल निर्धारित किया है, बाजरे का 2350 रुपए प्रति कुंतल इसके हिसाब से खरीद होगी। मक्का के खरीद का लक्ष्य 1 लाख मेट्रिक टन रखा गया है और 100 क्रय केंद्र इसके स्थापित किए जाएंगे। बाजरा का लक्ष्य 50,000 मेट्रिक टन रखा गया है। 25 क्रय केंद्र मक्के की भी खरीद के होंगे। क्रय एजेंसियां इसके भंडारण की रख रखाव की इसकी व्यवस्था करेंगी। 25 जिलों में मक्के की खरीद होगी। बाजरे की खरीद 18 जनपद हो गए बाजरा की दृष्टि से। तो ये मैं समझता हूँ कि आज का जो ये निर्णय है विशेष रूप से मक्के और बाजरा का, ये प्रदेश में पहली बार इस प्रकार का व्यापक रूप से बाजरे और मक्के की खरीद का निर्णय हुआ है। अगला वर्ष जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलेट वर्ष के रूप में मनाया जाना है और इसलिए राज्य सरकार ने इसको प्राथमिकता के आधार पर इसको भी खरीद का निर्णय किया है। राज्य सरकार ने प्रतिकूल मौसम में प्रभावित किसानों को चना और मसूर के बीजों की 2.5 लाख मिनी किट्स निःशुल्क बांटने का निर्णय लिया है। योगी कैबिनेट ने बृहस्पतिवार को इसकी मंजूरी दे दी है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि किसानों के लिए ये निर्णय बेहद महत्वपूर्ण है। 1.5 लाख मिनी किट निःशुल्क, 2.5 लाख मिनी किट किसानों को हम निःशुल्क उपलब्ध करवाएंगे। 1.5 लाख निःशुल्क मिनी किट मसूर का होगा, 1 लाख मिनी किट चना का होगा। मसूर 8 किलो एक किट के भीतर होगा, चना 16 केजी का किट होगा। तो इस प्रकार से 16,000 क्विंटल चने का, 12,000 क्विंटल मसूर का, 28,000 क्विंटल दलहन के बीज हम निःशुल्क किसानों के बीच में वितरित करेंगे और इस पर 32 करोड़ 64 लाख रुपए की धनराशि व्यय होगी। यह कार्यक्रम आज के बाद से तुरंत शुरू कर दिया जाएगा। सभी 75 जनपदों के भीतर इसका वितरण होना है। जम्मू कश्मीर में एप्पल टाउन के नाम से मशहूर उत्तरी कश्मीर का सोपोर अब कीवी का गढ़ बनता जा रहा है। सोपोर कस्बे के कई किसानों ने कीवी की खेती शुरू कर इलाके में नई परंपरा शुरू कर दी है। कीवी की फसल के शानदार नतीजे सामने आ रहे हैं। कीवी के सेवन से कई प्रकार के स्वास्थ्य लाभ हैं। साथ ही इसकी फसल को कीटनाशकों के छिड़काव की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वहीं बाजार में भी ये अच्छी कीमतों पर बिकते हैं। 2002 में बारामूला जिले में प्रयोग के तौर पर बागवानी विभाग ने एक प्रदर्शनी बाग विकसित की थी। बागवानी विभाग का ये प्रयोग सफल भी रहा था। और उत्तर प्रदेश में बीते दिनों हुई बारिश से नदियां उफान पर हैं। बाढ़ के पानी से कई जिलों के गांव प्रभावित हुए हैं। अतिवृष्टि, आकाशीय विद्युत और डूबने से हुई जनहानि की घटना सामने आई है। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में अतिवृष्टि, आकाशीय विद्युत, सर्पदंश और डूबने से हुई जनहानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। शोक तप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने दिवंगत व्यक्तियों के परिजनों को राहत राशि तत्काल वितरित किए जाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं में घायलों का समुचित उपचार कराने को भी कहा है। मुख्यमंत्री ने बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्य के लिए आवश्यकता अनुसार NDRF, SDRF एवं PAC की टीमें तैनात करने के निर्देश भी दिए हैं। तमिलनाडु और कर्नाटक में अगले 2 दिनों से तेज बारिश की आशंका भी जताई गई है। इसके अलावा उत्तर, पश्चिम और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है।
भारत में अमूमन अगस्त सितंबर तक मॉनसून की विदाई हो जाती है, लेकिन इस बार देश के कई हिस्सों में अब भी भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर रखा है। देश के कई राज्यों में भारी बरसात बाढ़ में तब्दील हो गई है और लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तमिलनाडु के मदुरई में भारी बारिश का कहर देखने को मिला है। शहर के कई हिस्सों में बारिश के चलते यहाँ पर सामान्य जनजीवन पर काफी असर पड़ा है। सड़कों पर जगह जगह जलभराव होने की वजह से लोगों को आवाजाही में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और अब बात करते हैं मौसमी खेती की और देखते हैं कि किसान किस तरह से इस मौसम में अपने खेतों का रखरखाव कर सकते हैं। असम में फूल गोभी और पत्ता गोभी की रोपाई करें। किसान बैंगन की रोपाई कर सकते हैं। यहाँ आलू की खेती के लिए खेत तैयार कर लें। आलू के खेत से जल निकासी का प्रबंध करें। साथ ही मक्के की बुआई करते रहें। मक्के के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। इसके अलावा सरसों की खेती के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। अभी किसान धान के खेत में निराई करें। धान के खेत में ही जरूरी उर्वरक डालें। असम में नारियल के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहीं के किसान बीन की खेती के लिए खेत तैयार कर लें। इसके साथ ही कद्दू की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। इसी तरह तिल और लोबिया की बुआई करें। मेघालय में हल्दी और अदरक के खेत में निराई करें। हल्दी और अदरक के खेत में जल निकासी की व्यवस्था कर लें। साथ ही बीन के खेत में निराई कर सकते हैं। बीन के खेत से पानी की निकासी का प्रबंध करते रहें। इस समय पत्ता गोभी और फूल गोभी की नर्सरी तैयार कर लें। वहीं ब्रोकली की भी नर्सरी तैयार करते रहें। यहाँ के किसान स्ट्रॉबेरी की रोपाई करें। इसके साथ ही अनानास की कटाई कर सकते हैं। अनानास के खेत में निराई भी कर लें। अनानास के खेत से जल निकासी की उचित व्यवस्था कर सकते हैं। मेघालय में अमरूद की तोड़ाई करें। किसान धान के खेत में निराई करते रहें। अभी धान के खेत में कीट लगने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में धान में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। किसान इस समय खेतों में फूल गोभी की बुआई कर सकते हैं। फूल गोभी की पूसा मेघना और पूसा कार्तिक संकर किस्मों की बुआई इस समय की जा सकती है। पूसा मेघना दिल्ली और हरियाणा के लिए काफी अच्छी रहती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 125 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। पूसा मेघना का आकार मध्यम होता है। इसमें हरे डंठल होते हैं और पूरे किनारे वाली पत्तियां होती हैं। इसके फूल का रंग सफेद होता है। वहीं पूसा कार्तिक संकर की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 149 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका आकार मध्यम, फूल सफेद और वजन 475 ग्राम तक होता है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर समतल जरूर कर लें। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। 1 हेक्टेयर के लिए 400 से 500 ग्राम बीज काफी रहेंगे। फसल को रोग से बचाने के लिए बिजाई से पहले बीजों को उपचारित जरूर कर लें। बीजोपचार से मिट्टी और बीज जनित रोगों से बचाव होता है। फूल गोभी को अधिक खाद और उर्वरक की जरूरत होती है। जब पौध 4 से 6 हफ्ते की हो जाए तो उनकी रोपाई कर लें। रोपाई के तुरंत बाद और फिर 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। इसके अलावा खरपतवार पर काबू पाने के लिए महीने में 2 बार निराई जरूर करें। ऐसा करने से फसल अच्छी होगी। फसल को सुंडी और हीरक पतंगा से बचाने के लिए स्पाइनोसेट दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इसके अलावा रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम के लिए थायामेथोक्साम की 2 ग्राम मात्रा यानी 1 छोटा चम्मच को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि जहां कीटों का अधिक प्रकोप हो सिर्फ वहीं दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से करें। इससे लागत में भी कमी आएगी और पर्यावरण और सेहत को भी नुकसान कम होगा। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं खास खबरों पर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वस्थ समाज के लिए मजबूत न्याय व्यवस्था पर दिया जोर। वीडियो संदेश के माध्यम से कानून मंत्री और कानून सचिवों के अखिल भारतीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को किया संबोधित। साथ ही कहा कि कई कानूनों को खत्म कर नए कानून बनाने की है आवश्यकता। कृतज्ञ राष्ट्रीय मिसाइल मैन के नाम से मशहूर भारत रत्न विजेता और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जयंती पर कर रहा है नमन। डॉक्टर अब्दुल कलाम की जयंती पूरी दुनिया विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाती है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर उन्हें किया नमन। प्रधानमंत्री ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री ने एक वैज्ञानिक और एक राष्ट्रपति के रूप में हमारे देश के लिए उनका योगदान है सराहनीय। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने समाज के हर वर्ग के साथ तालमेल बैठाया। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने मिस्र की राजधानी काहिरा में विदेश नीति के क्षेत्र से संबंधित प्रतिष्ठित हस्तियों से की मुलाकात। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने क्षेत्रीय और वैश्विक राजनीति में दोनों देशों के बीच संबंधों और अंतर्दृष्टि के लिए उनके समर्थन का आभार जताया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुख्य अर्थव्यवस्थाओं में जारी मंदी पर जताई चिंता। वैश्विक प्रतिकूलताओं के बावजूद आईएमएफ और विश्व बैंक की विकास समिति की बैठक में भाग लिया। कहा कि भारत ने खाद्य सुरक्षा को सफलतापूर्वक रखा बरकरार। बम निरोधक दस्ते ने जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले में बड़ियारा और कनबाथी गांव क्षेत्र के बीच बांदीपुरा सोपोर सड़क पर पाए गए आईईडी को किया गया निष्क्रिय। गोवा के दूधसागर जलप्रपात में जलस्तर बढ़ने के कारण पुल टूट गया। जलप्रपात से कई पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। भारी बारिश के कारण जलप्रपात का जलस्तर बढ़ गया। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया गया। हरियाणा गुरुग्राम के बिलासपुर इंडस्ट्रियल एरिया में ऑटो पार्ट्स बनाने वाली एक कंपनी में आग लग गई। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। जानकारी के मुताबिक बिलासपुर इंडस्ट्रियल एरिया में ऑटो पार्ट्स बनाने की कंपनी में अचानक ही आग लग गई। अनुमान है कि आग लगाने की वजह से ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनी को लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है। फिल्म निर्माता एकता कपूर को सुप्रीम कोर्ट ने जोरदार फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को निर्माता एकता कपूर की वेब सीरीज XXX में आपत्तिजनक सामग्री को लेकर उन्हें फटकार लगाई है। किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।